नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जिस तरह दीपावली के अवसर पर इतने सारे दीपक जलते हैं पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह आपके जीवन में भी दीपक जलें और अंधेरा छिड़ जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपकी मंजिल को फरमाएं। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को, और आज दूसरा टॉपिक है और पढ़ते हैं भू राजस्व नीति, लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी। देखो इसकी नीड क्यों पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व नीति लाने के लिए, आवश्यकता ही क्यों थी? क्योंकि खेती तो पहले से ही हो रही थी भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में। क्यों पड़ी थी? इसका एक ही आंसर है कि पैसा चाहिए था। ईआईसी को इंडिया से पैसा चाहिए था, उसको इंग्लैंड से पैसा नहीं चाहिए था। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी तो करने आई थी, इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। ओके, ना कि भारत पर सबसे पहले क्या करना, साम्राज्य स्थापित करना। पहले तो यही था, प्रॉफिट कमाना। देन बाद में इसको लगा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ें हमारे साथ में हैं, तो फिर अब इस पर हम राज भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 3 पॉलिसी लाई थी, मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा। सारी की सारी पॉलिसी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा राइज होता है, हमेशा ही राइज होता है। ओके, चलो। पहली पॉलिसी क्या थी इसकी? पहली पॉलिसी थी स्थायी बंदोबस्त पॉलिसी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। मैं इंग्लिश में हमेशा क्यों प्रिफेयर करता हूँ आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में हिंदी में भी मान्य होता, अगर क्वेश्चन में किसी भी डाउट होता है तो एग्जामिनर को कौन सी भाषा को मान्य करता है? इंग्लिश को। और लिखा रहता है, क्या बोलते हैं स्थायी बंद व्यवस्था को? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसके अन्य सारे भी नाम हैं, कई दूसरे सारे भी नाम हैं, वो भी याद रखने हैं आपको। जैसे इसको और क्या कहते हैं? बीसवेदारी, जागीरदारी, बीसवेदारी और मालगुजारी। 3 नाम है इसके, 3 से 4 नाम। ये देखो, शुरू तो इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूँ। 1765 में, ये डेट भी याद रखनी। 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था? दीवानी राइट्स मिल गए थे। मतलब भाई कर उगाने के राइट्स मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको कहते दीवानी राइट्स। ठीक है, तो जब दीवानी राइट्स मिल गए तो कंपनी ने सोचा कि यार क्यों ना हम पॉलिसी बनाएं, अच्छे से पैसा उगाएं इन भारतीयों से। तो इसकी शुरुआत किसने करी? वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग ने ही करी, लेकिन जो रियल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कितने? 1793 में पॉलिसी बनाई। इसने क्या कहा कि भाई कि किसान 10 साल तक, इसने क्या किया, जो लैंड टैक्स है, भूमि कर है, उसकी अदायगी 10 साल तक फिक्स कर दी। 10 साल तक फिक्स कर दी। ठीक है, तो फिक्स कर दी, इसका मतलब क्या है? यही तो है परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ओके, इसमें क्या किया? इसमें किया ये कि जमींदार मतलब एक इंसान को अपॉइंट की, एक नियुक्ति की कि भैया तू उगाएगा सारे के सारे इन किसानों से पैसे। क्या किया? जमींदार की नियुक्ति। देखना, फर्क समझना, जमींदार में क्या फर्क होता है। जमींदार की नियुक्ति, और जमींदार से क्या बोला कि तू ही होगा जमीन का मालिक। तभी समझ आएगा तीनों में अंतर क्या है। जमीन का मालिक भी स्वयं जमींदार ही होगा। ये पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि तभी अंतर कर पाएंगे आप जमींदारी, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी में कि क्या क्या हुआ। ओके, ठीक है। अब हुआ क्या?
अब ये पॉलिसी बंद क्यों करनी पड़ी? हाँ, पहले मैं ये बता दूं कि कहाँ कहाँ लागू थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बनारस, बनारस वाला पॉइंट भी याद रखना है। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक जमींदार नियुक्त किया और जमींदार को ही पूरी ज़मीन का मालिक बना दिया गया और इतने साल के लिए फिक्स कर दी कि भाई इतने साल तक ये कर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, 10 साल तक इस रेट पर आपको कर देना पड़ेगा। समझ आया? चलो, अब बंद क्यों करनी पड़ी? हुआ क्या कि भाई जमींदार जो कर उगाता था उसने क्या किया कि मान लो क्या ईआईसी ने कर की दर क्या निर्धारण करी है? 70%, और जमींदार कितना उगा रहा है? 90%, तो 20% खुद खा गया। उसके बाद अब ये पैसे वाले हो गए जमींदार। जमींदार ने क्या किया कि ये तो चले गए शहर में बसने के लिए, एक कोई और अपने स्थान पर कोई एक और बंदे को नियुक्त किया कि बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ शहर में बसने के लिए, तू अब इनको उगाएगा पैसा और तू क्या देगा? या इस कंपनी को कर उगा के देगा। तो कंपनी ने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, बहुत बड़े स्तर पर, तो कंपनी ने ये बंद ही कर दी है। उसके बाद में दूसरी पॉलिसी क्या थी? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरुआत करी? थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। डेट कितनी है? याद रखने सारे के सारे पॉइंट आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्या, देखो रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत आपने शब्दों सुना होगा गांव में, रैयत का मतलब होता है किसान। अंतर समझना, रैयतवाड़ी क्या है? पहले जमींदार जमीन का मालिक होता था, अब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि एक किसान को ही जमीन का मालिक बना दिया। अब जमींदार नहीं है मालिक, अब क्या है? किसान है, किसान ही मालिक है, किसान ही मालिक है जमीन का। और कब तक? जब तक वो कर दे रहा है। अगर वो कर देने में वो है सक्षम नहीं है तो क्या होगा? किसान को हटा दिया जाएगा और दूसरे किसान को उसकी ज़मीन दे दी जाएगी। अब समझ आया? रैयतवाड़ी और रैयत किसको कहते हैं? किसने शुरू करा? थॉमस मुनरो ने। और भारत के कौन से हिस्से पर थी ये? दक्षिण पश्चिम, मद्रास, पूर्वी बंगाल, पूर्वी पश्चिमी बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्वी बंगाल और पूर्वी असम, कुर्ग, यहाँ पर। ये चीज़ याद रखनी है। लोकेशन भी, लोकेशन ही पूछता है, ये सब पूछता है लोकेशन के साथ साथ, ठीक है। अब इससे क्या होगा? देखो रैयतवाड़ी क्यों लाए? बात सीधी साफ है भाई, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार तो बिचौलिया का काम तो ही कर रहा था। अब रैयतवाड़ी में बिचौलिया खत्म कर दिया गया, बिचौलिया की समाप्ति हो गई ना। कैसे? सीधे किसान से ईआईसी एक एक किसान से घर घर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर वसूलेगी। अब ये कुछ दिन तो चली और बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कर वसूलने की। हालांकि इसकी करें ऊंची थी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये। लेकिन इसमें एक खराबी थी। क्या खराबी थी? कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में इतने सैनिक, इतने कर्मचारी थोड़ी ना थे कि एक एक को घर जाकर कर वसूले। कितना बड़ा भारतवर्ष है, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुई? ये पॉलिसी भी फेल हो गई। तीसरी पॉलिसी क्या लाए फिर अंग्रेज? तीसरी पॉलिसी थी महालवाड़ी, महालवाड़ी या महालवाड़ी, ठीक है। ये कहाँ लाए? गंगा का उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब। पहले इस महाल का अर्थ समझ लो आप। महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है मुखिया, गांव का मुखिया, इसको लंबरदार, आज सुना होगा ना लंबरदार। ये शब्द भी इसी समय से निकल के आया है, महालवाड़ी व्यवस्था से लंबरदार का शब्द निकल के आया है। देखो फर्क। अब इसमें क्या है?
जमीन का मालिक कौन है? जमीन का मालिक किसान। तीनों में मैं अंतर समझा दूंगा। जमीन का मालिक तो किसान ही है, लेकिन इस मुखिया को EIC ने क्या जिम्मेदारी दे दी कि भाई तू हर किसान से हमें कर उगा के देगा। यही अंतर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में तो जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया। रैयतवाड़ी में अब क्या हुआ, अब एक किसान खुद की ज़मीन का मालिक होगा। और महालवाड़ी व्यवस्था में क्या फ़र्क है? महालवाड़ी व्यवस्था में इतना फ़र्क है कि लंबरदार मतलब जमींदार की तरह ही काम करेगा महालवाड़ी व्यवस्था में, लेकिन जमींदार व्यवस्था में तो जमींदार संपत्ति का स्वयं मालिक था, ठीक है, ज़मीन का। लेकिन महालवाड़ी में क्या है, वो मालिक नहीं है ज़मीन का, वो तो केवल एक ऊपरदारी पर छोड़ दिया है कि सब किसानों से तू कर उगा के देगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अंतर समझ आ गया? ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देखो, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं भाई। एक और नाम क्या है? जमींदारी। जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो देखो मैं एक एक्रोनियम ले लेता हूँ, RM, ये याद रखना है, आता है। Z का मतलब क्या है यहाँ? जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था। M का मतलब क्या है यहाँ? महालवाड़ी, महालवाड़ी। और R का मतलब क्या है? रैयतवाड़ी, RMZ। इसको मैंने क्यों लिखा है? इसको मैंने इसलिए लिखाया है कि ये पूछते हैं कि भारत के जो पूरी ज़मीन पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था कितने कितने परसेंट पर थी, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, भारत की ज़मीन कितने परसेंट ज़मीन पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी? 51%। 51% भारत की भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन था। इसी तरह महालवाड़ी 30% जमीन पर, पूरे भारत की ज़मीन पर महालवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन था। उसी तरह 19% भूमि पर जमींदारी व्यवस्था का प्रचलन था। RMZ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 51%, 30% और 19%। तीनों के एक्रोनियम याद रखने हैं, तीनों का परसेंटेज याद रखना है, कितने परसेंट भूमि पर ये तीनों व्यवस्था लागू थी। क्लियर है? और ये महालवाड़ी व्यवस्था कौन से टाइम पे आई? 1833। और कौन लाया? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमेशा ही पूछे जाते हैं और हमेशा ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय इतिहास में। तो नाम क्या है? RC दत्ता। RC, इनकी बुक पूछी जाती है, हमेशा ही पूछी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसियों को उजागर किया था कि किस तरह आर्थिक शोषण कर रहे हैं भारतीयों का। इनकी बुक का नाम क्या है? RC दत्ता की बुक का नाम क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमेशा पूछी जाती है। दूसरे आदमी का क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये भी पूछा जाता है। क्या है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के बूढ़े व्यक्ति कौन है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनकी किताब का नाम पूछा जाता है, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इसका हिंदी अनुवाद नहीं याद रखना है आपको, सेम यही याद रखना है, ठीक है। तो दो बुक्स के नाम याद रखने हैं, RC दत्ता और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्यों याद रखने? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का जो आर्थिक शोषण कर रहे थे भारतीयों के प्रति आर्थिक क्षेत्र में, उन्होंने इस बुक के माध्यम से उजागर किया। आपको मैंने तीनों पॉलिसी बताई क्यों लाए,
वो भी क्लियर है आपको, और सारे के सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं और कितनी कितनी ज़मीन पर ये व्यवस्था लागू थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट है और इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे के साथ। बने रहिए। जय हिंद।